वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अन्वी ने अपना चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखना चाहा, पर फिर उसके शांत और गंभीर चेहरे को देख उसने अपनी नजरें झुका ली। बालकनी में जो उन दोनों के बीच हुआ, उसके बाद से अन्वी गुरु के सामने तक नहीं आ जा रही थी। उस बात को 2 दिन बीत चुके थे। वे कोशिश करती थी गुरु के सामने न आए, इसलिए रात में ही उसके सोने के बाद वे रूम में आती और 2 दिनों से वे गुरु से दूर अपना बिस्तर नीचे लगाकर सो रही थी। उसके ऐसा करने पर गुरु ने पूछा तो उसने कहा कि उसे चोट लगी है, तो ऐसे में कहीं उसका हाथ उसकी चोट पर न लग जाए। तो गुरु ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और अन्वी को अपने मन का करने दिया। पर आज गुरु ने एक बार फिर शांत खड़ी हुई अन्वी से कहा, क्या कोई कहा, कुछ कहना नहीं चाहोगे इस बारे में? अन्वी ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, क्या बहाना नहीं है, सच में आपकी चोट की वजह से ही मैं यहाँ सो रही। गुरु अन्वी की बात सुन अपना चेहरा झुकाकर मुस्कुरा और फिर अन्वी को देखकर पूछा, ऐसा क्या? अन्वी ने मासूमियत से अपना सिर हिला दिया। गुरु ने अब अन्वी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर गंभीर होते हुए कहा, फर्क नहीं पड़ता मुझे इस चोट से जरा सा भी नहीं, लेकिन तुमसे दूरी, वो भी इस छोटे से कमरे में, नागवार है मुझे। अन्वी उसकी बात सुन थोड़ा डर गई। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो गुरु ने थोड़ा गुस्से से उससे कहा, मेरे सामने से भी बिस्तर हटाओ वरना मैं खुद इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। गुरु की आवाज सुन अन्वी कांप उठी, पर फिर उसने नीचे देखते हुए गुरु से कहा, नहीं मैं नहीं हटाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं आना। गुरु उसकी बात सुन गुस्से से अन्वी को देखने लगा, पर फिर अपनी आवाज में नरमी लाने की कोशिश करते हुए उसने अन्वी से कहा, क्यों, क्या पहले हम साथ नहीं सोए हैं? तो अब क्या परेशानी है तुम्हें? अन्वी ने अब झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, है परेशानी। तो गुरु ने भी झट से पूछा, और वे क्या है? अन्वी उसकी बात सुन अब मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो कैसे? उसे बोले कि उसके छूने पर से पिघल जाती है, सब कुछ भूल जाती है, यहाँ तक कि जो उसने उसके साथ किया वे भी उसे उसका छूना अच्छा लगता है, जो कि वे समझती थी कि वे गलत है। अन्वी अपने होश में आई जब गुरु ने उससे कहा, बोलो ना। उसकी आवाज में आई नरमी महसूस कर अन्वी ने अब जल्दी से कहा, आप मुझे पकड़ कर सोते हैं और इस सबसे मुझे घुटन महसूस होती है। गुरु ने यह सुन अन्वी का हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर धीरे से कहा था ना, आदत डाल लो, मेरी पति हूँ तुम्हारा तो मुझे हक है तुम्हें अपने सीने से लगाने का। इतना कहते हुए अचानक से गुरु हंसने लगा। उसने अन्वी को अब छोड़ दिया और फिर हंसते हुए बेड पर बैठ गया और अपने दोनों हाथ पीछे टिकाते हुए बोला, बहुत पागल हो गया हूँ तुम्हारी मोहब्बत में, ये भी नहीं समझ पा रहा कि तुम मुझसे आजाद होने के लिए ये सब कर रही हो। दूरियां कम करने की जगह इन्हें बढ़ा रही हो ताकि तू उसे शादी कर सको, उस दिल्ली वाले से। अन्वी गुरु की बात सुन हैरानी से उसे देखने लगी। ये बात गुरु को कैसे पता चली? ये सोचते हुए गुरु को देखने लगी। वहीं गुरु ने उठकर उसके करीब आते हुए कहा, सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुमसे जुड़ी हर बात मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपनी बात कहने के बाद गुरु के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उसने अन्वी की आंखों में देखते हुए कहा, जो सोच रही हो ना वे कभी नहीं होने दूंगा मैं, तुम सिर्फ मेरी हो मेरी। अन्वी ने उसके बाद सुन अपना सिर झुकाया तो गुरु ने इस बार दर्द भरी आवाज में अन्वी से कहा, सोच कर ही यहाँ इस दिल में गोली से लगती है कि कैसे तुम मुझे छोड़ किसी और को। गुरु अब चुप सा हो गया। आगे उसकी कहने की हिम्मत नहीं हुई और वे उसके सामने से हटकर बालकनी में चला गया। गुरु 5-6 सिगरेट फूकने के बाद कमरे में वापस आया तो कमरे में अंधेरा था। गुरु ने अपने फोन से लाइट ऑन कर रूम में इधर उधर देखा तो अन्वी बेड पर लेटी हुई थी। गुरु ने अब उसको देख लाइट बंद की और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वे वापस आकर अन्वी के बगल में अपनी जगह पर लेट गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अन्वी को छूना चाहा, पर फिर कुछ सोचते हुए उसकी तरफ अपनी पीठ फेर कर लेट गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। गुरु ने उस दिन के बाद से अन्वी से कोई बात नहीं की। सब उसकी चोट भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। वहीं अन्वी अब वे अपनी चोर नजरों से गुरु की हर हरकत को देखती, पर उससे कुछ कहती नहीं। छोटे भी अब दिन में आ जाया करता और फिर रात को अन्वी के हाथ का खाना खाकर ही जाता था। रात में गुरु छोटे के जाने के बाद रूम में आया तो अन्वी अपनी जगह पर लेटी हुई थी। उसे एक नजर देकर गुरु ने धीरे से पूछा कि ठीक हो तुम? 2 दिन से ठीक नहीं लग रही हो। तो अन्वी उसकी आवाज सुन उठकर बैठ गई। उसने गुरु को देखा और फिर उससे मुंह फेरते हुए कहा, आज से आपको क्या मेरी फिक्र है? ये जताने की जरूरत नहीं है। गुरु सिगरेट चलाकर उससे मुंह फेर कर बेड पर बैठ गया और उसने एक कस लेते हुए कहा, फिक्र है इसलिए जता रहा हूँ। उसने अन्वी की तरफ मुड़कर देखा तो वह अपना मुंह सिकोड़ कर बैठी हुई थी। गुरु ने उसे देखते हुए वो अपनी सिगरेट फेंक दी और अपने पैरों तले बुझाते हुए अपनी चप्पल निकाल कर लेट गया। अन्वी भी अपनी जगह से खिसक कर लेट गई। अगले दिन छोटे ने गुरु से आकर कहा, बाबा ने याद किया है तुझे आज रात को जाना पड़ेगा। गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ वैसे भी मैं ठीक हूँ और मुझे खुद बाबा से मिलकर सब कुछ ठीक करना है। छोटे ने हैरानी से पूछा, क्या ठीक करना है? तो गुरु ने कहा, मैं शर्ट पहन कर आता हूँ। गुरु कमरे में आया तो अन्वी पहले ही कबर्ड के पास खड़ी हुई थी। उसे देख उसने आवाज देते हुए कहा, मेरी सफेद शर्ट देना। उसकी आवाज सुन अन्वी हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को शांत कर उसने बिना मुड़े ही उससे पूछा, क्या कहा आपने? गुरु ने उसे देखा और फिर खुद उसके करीब आकर अपनी शर्ट निकालने लगा। ऐसा करते हुए उसकी नजर अन्वी पर ही थी। गुरु ने शर्ट पहनते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? अन्वी ने उसकी बात पर सुन उसे देखा और फिर उससे बोली, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है। गुरु ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा, हाँ तो बोलो। मैं अभी छोटे से
मंगवा देता हूँ। उसकी बात सुन अनवी ने जल्दी से कहा, नहीं मैं खुद ले आऊंगी, क्या मैं जा सकती हूँ? तो गुरु ने कहा, नहीं अकेले नहीं, ये जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तुम बताओ ना, मैं मंगवा दूंगा। तो अनवी ने एक बार फिर से हिलाते हुए कहा, नहीं। गुरु ने अब चिढ़ते हुए कहा, क्या नहीं, एक बार फिर कहा ना, और अब ऐसा भी क्या है जो छोटे नहीं ला सकता? अनवी ने अब थोड़ा धीरे से कहा, उनसे नहीं मंगवाना, मुझे शर्म आती है। गुरु ने एक नजर अब अनवी को घूरा तो अनवी ने भी अपनी नजर एक बार फिर झुका ली। गुरु ने अनवी की कमर पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तो मुझे बताओ ना, मैं ले आऊंगा, मुझसे कैसे शर्म? अनवी अब थोड़ा परेशान होकर गुरु को देखने लगी तो गुरु ने एक बार फिर पूछा, देखो जल्दी बताओ वरना मैं जा रहा हूँ। अनवी ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, और फिर जल्दी से अपना हाथ खोल उसके सामने सैनिटरी नैपकिन का खाली पैकेट आगे कर दिया। गुरु ने उसे अपने हाथ में लिया तो अनवी की आंखों में आंसू भरा है और उसने भारी गले से उसे देखते हुए कहा, खत्म हो गया। अनवी जब अपने घर गई थी तब अपने पर्स में उसने नैपकिन का बस एक छोटा पैकेट ही डाला था, बाकी कुछ सामान तो वो अपने साथ लेकर ही नहीं आई थी। इधर गुरु ने अब उसे देखते हुए कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? अनवी ने बहुत धीरे से कहा, तो आप इतना जोर से बात क्यों करते हैं? डर लगता है मुझे। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, जब प्यार से बात करता हूँ तो वो तुम्हें याद नहीं रहता? तो अनवी ने कहा, आज कल आप बात ही कहाँ करते हैं? ये कहते हुए अनवी ने गुरु से जाहिर कर दिया था कि वे उसके उससे नाराज होने पर खुश नहीं थी। गुरु ने अब उसके आंसू पोंछकर उसके गाल को चूम कर कहा, अभी ठीक हो ना, अभी ठीक हो तुम? अनवी उसकी बात का मतलब नहीं समझी और उसे देखने लगी तो गुरु भी उसे देखने लगा और फिर कुछ देर से ही सही वो उसकी बात का मतलब समझ गई और उसने अपना सर हिला दिया तो गुरु मुस्कुरा दिया और उसने इस बार धीरे से कहा, तुम आराम करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। अनवी उसे फिर से देखने लगी। उसके मासूम चेहरे को देख गुरु ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो अनवी आज फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं गुरु ने अब उसे छोड़ दिया और जल्दी से बाहर निकल गया। छोटे ने उसे आते देख पूछा, चले? तो गुरु ने उससे कहा, तू निकल, मैं रात को ही मिलूंगा। तो छोटे ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहा है यार, अभी हमारा अड्डे पर पहुंचना जरूरी है, भाईजान से वीडियो कॉल होने वाली है। उसकी बात सुन गुरु ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, ना राहत में छोड़े, अब चुपचाप वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एक नकाबपोश आदमी ने मोहिनी को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तेरा कोई काम ढंग का नहीं है न? कहा, क्या समझाया था तुझे कि मुझे एक नई लड़की चाहिए भाईजान के लिए? तो मोहिनी ने खुद को संभालते हुए कहा, इस महीने ही मैंने एक नई लड़की भाईजान के पास भेजी थी, अब इतनी जल्दी मैं कहाँ से एक और लड़की लेकर आऊं? तभी उस आदमी ने उसे धमकाते हुए कहा, ज्यादा मत उछल, ये जवाब तो भाईजान को देना और हाँ गुरु से कहना कि उसे भाईजान ने जफर का पता लगाने के लिए को कहा, साला करोड़ों का माल लेकर गया है, बाकी ये नंबर उसको देना, भाईजान उससे खुद बात करेंगे। मोहिनी ने डरकर अपना सिर तो हिला दिया पर भाईजान का नाम सुनते ही उसकी रूह तक कांप उठी थी। वो एक दरिंदे से कम नहीं था कि जो की लड़कियों को नोच खाता था। मोहिनी के बस मैं कुछ नहीं था, वरना मैं कभी किसी लड़की को उस दरिंदे के हवाले ना करे। खुद के पिछले दिनों को याद करते उसकी आंखों से आंसू छलक आए। गुरु को भी घर से गए कुछ देरी हुई थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। आज मौसम कुछ खराब सा था और ऐसे में गुरु का बाहर आना अनवी को पता नहीं कुछ ठीक नहीं लगा, पर वे गया भी उसी की वजह से था। अनवी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तेज बारिश को देख उसने गुरु की फिक्र करते हुए कहा, कहीं वे भीग न जाए, अभी भी उनके जख्म ताजा ही है। कुछ देर बारिश को देखने के बाद वे चाय बनाने के लिए किचन में चले गई। तभी अचानक से लाइट चली गई एकदम से। हुए अंधेरे को देख अनवी थोड़ा घबरा गई थी और खुद में ही बड़बड़ाई, हे माता रानी, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। मौसम की वजह से आसमान काला पड़ चुका था। अनवी ने किचन की खिड़की से झांककर नीचे देखा पर उसे दूर दूर तक गुरु आते हुए नहीं दिख रहा था। अनवी ने अब अंधेरा दूर करने के लिए किचन में कैंडल ढूंढी पर उसे वहां कुछ ऐसा नहीं मिला तो उसने अपने रूम में जाकर ढूंढने का सोचा क्योंकि बारिश के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अब अनवी को थोड़ा डर लगने लगा था। वे इस समय बिल्कुल अकेली थी पर जब वह कमरे में आई तो इस समय कमरे में और भी ज्यादा अंधेरा था। अनवी को घबराहट महसूस होने लगी थी। ना उसे कैंडल मिल रही थी और ऊपर से उसका दिल भी बहुत घबरा रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि और कोई उसके पीछे खड़ा है। अनवी जल्दी से मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। अनवी ने डरते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आप आ गए क्या? पर उसके बदले कोई जवाब नहीं मिला। अनवी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं भी बिना लगता है बहन था मेरा। वहीं इधर गुरु ने एक मेगा मार्ट से अनवी के लिए सैनिटरी पैड लेने के बाद आगे एक शॉप के से उसके लिए मोबाइल भी लिया था। उसने जैसा पीछे रखा और सिगरेट जलाकर अपने होठों के बीच उसे दबाते हुए कार टर्न कर स्टार्ट की ही थी कि तभी एक कार गुरु की कार के सामने आकर खड़ी हो गई और तब उसने गुरु का रास्ता रोक लिया। गुरु अपने सामने खड़ी कार को देखकर ही पहचान गया था कि उसमें कौन है। उसने गुरु से अपनी सिगरेट को फेंका। उसने गुस्से में अपनी सिगरेट को फेंका और फिर अपने फोन से एक कॉल करते हुए कहा, हट जाओ बाबा, मैंने कहा था ना कि मैं रात में तुमसे मिलूंगा। उधर से बाबा ने गुरु की कार के सामने खड़ी अपने कार में बैठे हुए गुरु को देख फोन पर कहा, तुम अपने काम से भटक गए हो गुरु, 2 दिन हो गए, पहले तुमने आने को कहा था। गुरु को घर जल्दी लौटना था अनवी की वजह से, इसलिए उसने उनकी बात सुन अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, आप ये कब से भूल गए कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ?
मेरा काम तभी होता है जब मैं करना चाहता हूँ। गुरु ने अपनी बात कही ही थी कि जब गन शॉट हुआ और सीधे गुरु की कार के फ्रंट मिरर पर लगा। गुरु भी जल्दी से हरकत में आ गया और झुककर उसने खुद को बचा लिया। तेज बारिश के कारण गुरु यही देख नहीं पाया था कि बंदूक किसने चलाई है, पर अब उसका गुस्सा ऐसा था कि मानो वो उसके सामने खड़ी गाड़ी के टुकड़े तोड़ देना चाहता था और उसने ऐसा करना भी चाहा। गुरु गुस्से से उबलते हुए कार से बाहर निकला और उसने अपनी गन निकालकर अपने सामने खड़ी कार पर गोलियों की बारिश करना शुरू कर दी। वे समय अब बहुत गुस्से में आ गया था और पूरा भीग भी चुका था। जब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई तभी उसमें से एक लगभग 55 साल का आदमी बाहर निकल कर आया, जिसने इस समय ग्रे कलर का पठानी सूट पहना हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थी। वे कोई और नहीं, बाबा था। गुरु को गुस्से में पागल होता देख बाबा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, गुरु शांत हो जाओ, देखो हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम अपने किए वादे से मुकर कर गलत कर रहे हो। गुरु ने अपने तेज कदमों से अपने और बाबा के बीच की दूरी को काटकर बाबा की कार में बैठे बाबा के आदमी को निकाल उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर एक झटके में उसके हाथ को तोड़ते हुए कहा, गुरु अपनी कही हुई बात से कभी पीछे नहीं हटता, पर अगर कोई गुरु से गद्दारी करने की कोशिश करे तो उसे तोड़े बगैर नहीं छोड़ता। ये कहते हुए गुरु ने उस आदमी को पानी से भरी रोड पर पटक दिया और फिर उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आगे से इन चुरकुट लोगों को तैयार करके मेरे सामने लाना। रही बात वादे की तो वह पूरा करूंगा। कल रात तक बारूद से भरा ट्रक तुम्हारे अड्डे तक पहुंच जाएगा। अपनी बात कहकर गुरु जाकर अपनी कार में बैठ गया और उसने हॉर्न बजाया तो जल्दी से बाबा की कार में बैठा ड्राइवर ने डर कर कार साइड की और कार को निकलने के लिए रास्ता दिया। बाबा ने गुस्से में गुरु की जाती हुई कार को देख वहां पड़े दर्द से तड़प रहे अपने आदमी को लात मारते हुए कहा, सालों और बनो होशियार, कहा था ना कि हम उससे शांति से बात करेंगे, पर नहीं, उसके सामने बंदूक के दम पर उछलोगे तुम लोग। बाबा ने अपने ड्राइवर से कहा, चल उठा इसको और गाड़ी में डाल। बाबा कार में बैठा तो उसके ड्राइवर ने कहा, बाबा मैंने ही छुट्टन को गुरु पर गोली चलाने को कहा था, आपने देखा नहीं हर बार वो आपको जलील करता है। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू नहीं समझेगा रे, इस मुंबई पर आज गुरु जैसे तो लोगों के दम पर क्या जाता है, इन छुट्टन जैसों के दम पर नहीं, जो बस हाथ में बंदूक पकड़कर ही शेर बन पाते हैं। बाबा ने कार की पिछली सीट पर पड़े अपने आदमी छुट्टन पर बंदूक तान उसे शूट करते हुए कहा, कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे मुंबई को अपने बनाना है तो बस मुझे गुरु और शिवा अपने पास चाहिए। चलो ओवर, रास्ते में इसे ठिकाने लगाने देना। वही गुरु ने बाबा के सामने तो निकलते ही एक जगह कार रोककर शिवा को फोन किया। फोन उठाते ही शिवा ने गुरु से कहा, तो ठीक है अब। तो गुरु ने कहा, हाँ भाई, कल बाबा का चैप्टर क्लोज करना है। तो शिवा ने उससे कहा, समझ गया, रात में मिल फिर बात करते हैं। और अभी क्या तू बाहर है क्या? इस पर गुरु ने कहा, हाँ भाई, वो कुछ लेने आया था। शिवा को फोन पर आ रहे शोर से लगा ही था कि उसने अब गुरु की बात सुन गुस्सा करते हुए कहा, रुको वो छोड़े तो मेरे साथ, इसका मतलब वो घर पर अकेली होगी। इस पर गुरु शांत रहा तो शिवा ने उसे फटकारते हुए कहा, तो चुपचाप जल्द से जल्द घर पहुंच, सारा शादी क्या है तो जिम्मेदारपन, और रात में छोटे को भेज दूंगा तब मिलने आना मेरे से। गुरु ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। शिवा ऐसा ही था, उसकी आदत थी फिक्र भी करता तो वह भी गुस्सा दिखाकर करता था। गुरु अच्छे से जानता था कि उसे अन्वी में एक छोटी बहन दिखती थी, वो उसकी बहुत फिक्र करता था और वजह थी गुरु की दुश्मनी। गुरु ने अब कार स्टार्ट की और अपार्टमेंट की तरफ ले ली। वहीं अपार्टमेंट में अन्वी अपने कमरे से एक बार फिर निकलकर किचन की तरफ आई। डर से उसकी हालत खराब हो गई थी। वे किचन में खड़ी होकर पानी पी रही थी कि तभी उसके कंधे पर जैसे पानी की बूंद गिरी और उस समय उसने अपने गले पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो तो झट से एक बार फिर मुड़ी, उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया, पर फिर एक बार फिर कोई नहीं था उसके सामने। अनवी ने चिल्ला कर कहा, प्लीज बंद कीजिए अपना खेल, आप आ गए हैं ना, देखिए मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे डराए ना। तभी अनवी को एक आवाज सुनाई दी, अनवी, अपने नाम को सुन अनवी कांप उठी। अब उसे यकीन हो चला था कि कोई तो है घर में, पर यह गुरु नहीं था। ये आवाज उसकी नहीं थी और ना ही उसने पहले कभी ये आवाज सुनी थी। अनवी के माथे पर पसीना आ गया। उसने एक बार फिर आवाज देते हुए कहा, कौन है? आ गए आप आ गए क्या? कुछ ही तो कहिए, कहाँ हैं आप? तो एक बार फिर वही आवाज उसे सुनाई दी, हाँ आ गया मेरे बाबू, मैं तुमसे मिलने, अब जल्दी से मुझे ढूंढो। अनवी अभी आवाज और बात सुन बहुत घबरा गई। आवाज किचन के सामने फैले अंधेरे से आ रही थी। ये गुरु नहीं था, उसकी आवाज नहीं थी, और तो और वो अनवी को उसके नाम से नहीं पुकारता था। अनवी अब बिना समय गवाए जल्दी से हरकत में आ गई और उसने किचन का दरवाजा बंद कर खुद को किचन में लॉक कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु जब खुद बाहर से लॉक करके गया तो कोई घर में कैसे आ सकता है। तभी किचन के दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर वही आवाज आई, तुम ठीक नहीं कर रही अनवी बाबू, दरवाजा खोलो, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। अनवी की आवाज सुन अनवी आवाज सुन रूह तक कांप उठी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख अपने जी को रोकना चाहिए, उसके आंसू छलक आए और वे वहीं डोर से सटकर बैठ गई। रोते उसने मन ही मन कहा, आप कहाँ रह गई, अब तक क्यों नहीं आए? एक बार फिर किचन के डोर पर दस्तक हुई और उस आदमी की आवाज, देखो गुस्सा मत दिलाओ मेरी जान, दरवाजा खोलो। अनवी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इतने अच्छे मौसम के बाद भी उसका शरीर सब पसीने से लथपथ हो गया। उसे लगने लगा था कि आज वे अब नहीं बचेगी। वे अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि अब उस आदमी ने डोर नॉक करना बंद कर दिया था। अनवी को घबराहट होने लगी कि क्या वो आदमी अब डोर
रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अनवी सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, कहाँ हो तुम? आवाज़ सुन जैसे अनवी का दिल शांत हो गया और खुशी से झूम उठा। वे जल्दी से उठी और उसने डोर ओपन करना चाहा कि उसके हाथ रुक गए। तभी एक बार फिर गुरु की आवाज़ सुनाई दी, अरे कहाँ छुप गई हो? किचन में हो गया। अनवी अब समझ गई थी कि बाहर गुरु ही। वो खुश हो गई पर आंखों से अपने बहते आंसुओं को ना रोक सकी। उसने जल्दी से डोर ओपन किया तो उसके सामने अपने हाथ में फोन लिए गुरु खड़ा हुआ था। अनवी ने जल्दी से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और रोते हुए गुरु के गले से लिपट गई। वहीं गुरु तो अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर खड़ा हुआ था और जैसे ही उसकी नजर अनवी के चेहरे पर पड़ी तो हैरान होकर घबरा गया। उसने कुछ पूछना चाहा था कि तब तक अनवी उसके सीने से आ लगी। गुरु ने अपना फोन छोड़ उसे जल्दी से अपनी बाहों में भरा तो उसने रोते हुए गुरु से शिकायत करते हुए पूछा, आप कहाँ चले गए थे? गुरु ने उसे समझाना चाहा था कि तभी उसने फिर रोते हुए उससे शिकायती लहजे में पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी वापस आने में? मुझ बहुत डर गई थी। गुरु बहुत हैरान हो गया था। उसकी ऐसी हालत देख उसने अनवी की पीठ पर हाथ फेरा। वहीं अनवी को जब अपनी बातों का जवाब नहीं मिला तो वह अब गुरु से दूर हो गई। गुरु उसे ही देख रहा था। जहां दोनों खड़े थे अब कुछ रोशनी थी। वहां पर भी गुरु के नीचे पड़े फोन में जल रही लाइट की वजह से गुरु ने अब जैसे ही अनवी को कुछ पूछना चाहा तभी अनवी ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, आप ही थे ना? क्या मिल गया आपको? ये सब करके ऐसा क्यों किया आपने? गुरु अब हैरानी के मिले जुले भावों से अनवी को देखने लगा। तभी एक बार फिर अनवी बोली, बताए क्यों किया? ऐसा क्या मिला? इतना घटिया मजाक करके आपको? गुरु को अब गुस्सा आ गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपने सामने सुबकते हुए अनवी को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या बोल रही है तब से? और क्या मजाक? क्या मैंने तुम्हारे साथ? तो अनवी ने अपना चेहरा उठा गुरु की आंखों में नफरत से देखते हुए कहा, क्योंकि लाइट बंद और मुझे अंधेरे कमरे में क्यों डरा रहे थे आप? अपनी आवाज बदलकर, मुझे इतने अंधेरे में डर लग रहा था फिर भी आप? गुरु की बात सुन जैसे कुछ समझा उसने अनवी को बीच में रोकते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने लाइट बंद की और मैं तुम्हें डरा रहा था? आवाज बदलकर अनवी अब चुप हो गई। तभी गुरु ने उसके कंधे थामकर पूछा, कोई आया था यहाँ पर? अनवी अब कुछ नहीं बोली तो गुरु ने उस पर भड़कते हुए कहा, कुछ पूछ रहा हूँ बताओगी तो? अनवी अब जल्दी से उसके गले लग गई और उसने रोते हुए कहा, हाँ कोई था यहाँ पर। गुरु ने अनवी के पीठ पर अपने हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ था? मुझे साफ साफ बताओ। अनवी ने रोते हुए ही गुरु को सब कुछ बता दिया। तो गुरु ने उसे अपने सामने करते हुए कहा, और तुम्हें लगा कि ये सब मैं कर रहा हूँ? अनवी अब शांत हो गई। उसका रोना भी अब धीरे धीरे पहले से कम हो गया था। पर तभी उसने गुस्से से भरी गुरु की आवाज़ सुनाई दी, कैसा सोचा तुमने? ये सब कितना चाहता हूँ तुम्हें? ये क्या? ये बताने की जरूरत है मुझे? और जब तुम्हें चाहता हूँ तो मैं कैसे? गुरु बोलते हुए रुक गया। वहीं अनवी ने उसकी बात सुन अब अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास गुरु के सवालों के जवाब नहीं थे। पर अगले ही पर गुरु ने उसे गुस्से में उसकी ठोड़ी पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बुरा समझती हो ना? तो मुझे तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद मेरी हर बात बुरी लगती है ना? और तुम्हें बता दूं, तुमसे जबरदस्ती शादी के सिवाय मैंने कभी तुम्हारे साथ ना कुछ बुरा किया है ना कभी सोच सकता हूँ। बस वही एक जुर्म किया है तुम्हारे साथ मैंने, और तुम्हारी कसम जरा भी अफसोस नहीं है मुझे वे जुर्म करके। हूँ खुदगर्ज, तुम्हें अपना बनाना था मुझे, क्योंकि समय कम था और मेरे पास अगर जरा भी रुकता तो तुम उस साले की हो चुकी हो। और ये मैं अपने सामने तो बिल्कुल नहीं होने देता। बुरा हूँ पर ना मर्द नहीं जो एक मासूम लड़की को अंधेरे में डराने की इस तरह की घटिया हरकत करूंगा। अनवी उसकी तेज आवाज़ सुन अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। रोना भी उसका इस बात पर था कि हाँ इस बार वे गलत थी, उसकी सोच गलत थी। वहीं गुरु को अनवी की हालत देख अपने होश में आया कि वे क्या कह रहा था। उसने जल्दी से अनवी को अपनी बाहों में खींच लिया और घबराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, रो मत, मैं अब जरा भी गुस्सा नहीं करूंगा। उसने अब जल्दी से अनवी को अपनी गोद में उठा लिया और फिर बाहर हॉल में लाकर उसे सोफे पर बैठा और जैसे ही उसके पास बैठने को हुआ तो उन्होंने उसके हाथ को पकड़ से सख्ती कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। गुरु वहीं अनवी के पास बैठ गया और उसने अपनी बाहें खोली ही थी कि अनवी जल्दी से छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक गई। गुरु ने उसके सिर को चूमते हुए नरमी के साथ उससे पूछा, तुमने उसे चोट तो नहीं पहुंचा? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? तो अनवी के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। गुरु ने उसके गाल को अपने होठों से छूकर पूछा, पानी लेकर आऊं? तो अनवी ने एक बार फिर मना कर दिया। गुरु अनवी की अब तक तेज चल रही सांसों को महसूस कर पा रहा था और उसके साथ ही साथ उसके शरीर में उठ रही हल्की सी हैन को भी उसे बुरी तरह से डरा हुआ देख गुरु को अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि कौन था वो, किसकी इतनी हिम्मत हुई अनवी के साथ ये सब करने की। गुरु को खुद पर भी गुस्सा आने लगा था कि ना वे आने में देरी करता और ना अनवी के साथ ये सब होता। गुरु ने अपने सीने से लगी अनवी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो पर वादा है तुमसे अब आज के बाद तुम्हारे पास किसी को भटकने का मौका नहीं दूंगा। अनवी ने गुरु की बात सुन धीरे से कहा, और वे भी वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अनवी जो कि कुछ देर पहले डर से थर थर कांप रही थी वो अब गुरु की बाहों में आकर खुद को बहुत महफूज समझ रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वे गुरु नहीं था, वे तो उससे बहुत प्यार करता है। तो
मैं क्यों उसे कुछ कहेगा। इधर गुरु ने अनवी की बात सुन उसके सिर को सहलाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, मुझे अपने काम पर तो जाना पड़ेगा। तो अब अनवी ने कहा, वो मुझे नहीं पता, आप कहीं नहीं जाएंगे। इस पर गुरु ने कहा, ये क्या जबरदस्ती हुई। तो अनवी ने उससे दूर होकर उसे देखते हुए कहा, ये मेरी जबरदस्ती हुई। गुरु उसके मासूम चेहरे को देख मुस्कुरा दिया। आज पहली बार उसने अनवी को में एक शेरनी बीवी देखी थी। वहीं अनवी भी अपनी आंखों में आंसू भरे होने के बावजूद हल्का मुस्कुराई। तो गुरु ने अगली पल उसे खींचकर अपनी गोद में लेते हुए अपने सीने से लगा लिया। घबरा तो वो भी गया था, यही सोचकर कि अगर वे जरा सा भी लेट हो जाते तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। गुरु ने अनवी के कान पर किस किया तो अनवी ने कंधे पर से उसके शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में भींच लिया। गुरु ने अब उसका चेहरा थामते हुए कहा, चलो एक बार बाहर निकल कर देखते हैं ये लाइट कैसे चली गई। अनवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। एक बार फिर वे अभी एकदम से बनी शेरनी अनवी फिर से सीधी गाय बन गई थी। गुरु ने अनवी के बालों को ठीक कर उसका दुपट्टा ढूंढा, पर फिर न मिलने पर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गया और वहीं किचन के पास पड़े अपने फोन को उठाकर अनवी को रूम में लेकर आया। तो अनवी ने डर कर उसकी बाजू पकड़ ली और धीरे से कहा, यहाँ से चलिए, वो यहीं पर है। तो गुरु ने एक हाथ से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, वे नहीं है साला, जो कोई भी था उसमें मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं, वरना ये सब मेरे जाने के बाद नहीं करता। ये कहते हुए गुरु ने अनवी के लिए दूसरा दुपट्टा निकालकर उसके सीने पर डाल दिया। वे दोनों बाहर निकल के हुए तभी अनवी ने धीरे से कहा, मुझे बाथरूम जाना है। तो गुरु ने हाँ में सिर हिला दिया और उससे कहा, तुम्हारी जरूरत का सब सामान बेड पर है। और फिर अपनी पॉकेट से फोन निकाल उसकी लाइट ऑन उसे थमाते हुए कहा, बाथरूम में अंधेरा होगा, इस समय तो ये लेकर जाओ, मैं यही हूँ। अनवी ने अपना सिर हिला दिया और फिर सब लेकर बाथरूम में चले गई। वहीं उसके जाते ही गुरु ने जल्दी से रघु को फोन मिलाया। कॉल पिक होते ही गुरु ने कहा, पता लगा कि अड्डे के सारे लड़के पिछले 2 घंटों में कहाँ गए थे। रघु ने उनकी बात सुन उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ। गुरु ने उसे बताते हुए कहा, पता नहीं अब किसकी मौत आई है जिसने मेरे घर में आने की जरूरत की। गुरु ने रघु को सब बताया। तो रघु ने अनवी की फिक्र करते हुए पूछा, भाभी ठीक है, और जब तू बाहर गया था तो छोटे या मुझसे नहीं बोल सकता था, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ। गुरु कुछ बोल पाता कि तभी अनवी बाहर आ गई। गुरु ने रघु को अब धीरे से कहा, पता कर और मुझे जल्दी बता। गुरु ने अब अनवी का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर अपने साथ ले आया। बारिश भी अब धीरे धीरे कम हो गई थी और तभी उसे सभी जगह लाइट देख हैरानी हुई। पूरी बिल्डिंग में लाइट थी, बस उनके फ्लैट को छोड़कर। गुरु ने अनवी को अपने साथ लिया और फिर लिफ्ट से वे दोनों नीचे आए। अनवी को जाकर एहसास हुआ कि गुरु भीगा हुआ था और उसने उसे कपड़े तक बदलने को नहीं कहा। ये सोचते हुए अनवी के मन में एक बार फिर गुरु के लिए फिक्र ने जन्म लिया। तो उसने गुरु को रोकते हुए कहा, आपने कपड़े नहीं बदले, अभी आपके चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। गुरु ने उसकी आंखों में अब अपने लिए फिक्र देखी तो खुद को खुश होने से रोक नहीं पाया, पर उसने अनवी के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी, वरना फिर वह उससे पहले वाली अनवी की तरह बात करने लगती। आज पहली बार वह खुद को उसकी बाहों में आकर समाई थी, पर फिर जिस वजह से वह उसके करीब आई वह बात गुरु को अच्छी नहीं लगी। गुरु अनवी के साथ ही बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक रूम में आया और देखने पर पता चला कि उसके फ्लैट का तो फ्यूज ही नीचे गिरा हुआ था। उसने वॉचमैन को बुलाकर पूछा, पर उसने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि वे कुछ नहीं जानता। अब ये जान पूछकर क्या गया था या नहीं, इसका खुलासा होना बाकी था। गुरु ने फ्यूज लगाने के बाद अनवी को अपने साथ ऊपर लाते हुए कहा, कपड़े बदल लो, हम बाहर जा रहे थे। तो अनवी उसे एकटक देखने लगी। इस पर गुरु ने उसके सामने आते हुए कहा, आज बाहर खाना खाकर आते हैं। अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया और जाने को हुई तो गुरु ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम अपनी पसंद भी बता सकती हो, कहाँ जाना चाहोगी। तो अनवी ने उससे कहा, अपने पापा के घर, बस कुछ देर के लिए, मम्मी को हमने बहुत दिन से देखा नहीं। गुरु के चेहरे की स्माइल अब थोड़ी फीकी हो गई। उसकी बात सुन उसने कहा, तुम तो जानती हो तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। अनवी ने उसकी बात सुन उसे देखा और फिर अपनी नजर नीचे कर झुका कर कहा, ठीक है, तो आप जहाँ ले जाना चाहे। गुरु ने सिर हिला दिया और फिर अनवी के सामने ही चेंज करने लगा। तो अनवी ने अपनी पीठ फेर ली, उसे इस तरह दे। गुरु मुस्कुरा दिया। दोनों चेंज करके बाहर आई। कार कुछ दूर चली ही थी। गुरु ने अनवी की तरफ एक फोन बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। अनवी जो चुप बैठी हुई थी उसने फोन को पकड़ते हुए पूछा, ये क्यों। तो गुरु ने सामने देखते हुए कहा, ताकि तुम अपनी मम्मी से बात कर सको। भले मेरी माँ नहीं है, अब पर समझता हूँ कि माँ क्या होती है। अनवी उसकी बात सुन उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। उसका चेहरा अब भी साफ था। अनवी ने अपने नजर हटाई नहीं, बल्कि उसे और ध्यान से देखने लगी। ये पहली बार था जब उसे इतने गौर से देख रही थी। उसका रंग सांवला था, तीखी नाक और पतले होठ। उसके घने बाल जो कि नॉर्मल से कुछ ज्यादा बड़े थे, वे भी इस समय बिखरे हुए थे, जिनमें भी अनवी को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे एक गुंडा है, जबकि उसकी पर्सनालिटी अलग ही थी। तभी गुरु ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, बस करो भी, आज क्या आंखों से मारने का इरादा है। अनवी अब शक पका गई, जैसे गुरु ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। उसका चेहरा अब लाल पड़ चुका था। वहीं गुरु उसकी इस तरह देख हंसने लगा, फिर कामयाब हो गया था। उसने अनवी का ध्यान भटका दिया था, पर उसके दिल को भी तसल्ली नहीं मिली थी और वह तो अब उस आदमी को अपने हाथों से मार कर ही मिलने वाली थी। गुरु सोच में गुम था कि तभी उसका ध्यान अपने साइड मिरर पर गया और फिर
से उसी कार को देखकर अब गुरु को महसूस हो गया था कि कोई उनके पीछे है। गुरु को कार देख समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर कौन है, पर कुछ देर बाद ही गुरु के होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। ये कोई और नहीं, जय और हीरो की जोड़ी थी, यानी रघु और छोटे, जो कि इस समय गुरु के पीछे ही लगे हुए। तो गुरु ने अब उन दोनों पर से ध्यान हटा अन्वी की तरफ देखा, तो वो इस समय बाहर देख रही थी। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, यही बात मुझे तुम्हारी अच्छी ही नहीं लगती, तुम्हारा कभी भी ध्यान मुझ पर होता ही नहीं है। अन्वी उसकी आवाज सुन हड़बड़ाई और उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया। तो गुरु ने उसे देखते हुए कहा, अरे क्या हुआ, इतना क्या घबरा गई? अन्वी ने हकलाते हुए कहा, वो मैं। गुरु ने उसकी आवाज सुन उसे शांत करते हुए कहा, मुझे वो ये सब नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से, कुछ और बात करो। अन्वी कुछ बात करने की बजाय खामोश हो गई और उसने अपने सिर को झुका लिया। गुरु ने उसे देखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर सामने देखने लगा। कुछ ही देर में दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। गुरु ने कार पार कर अन्वी को बाहर निकलने को कहा, तो वह भी बाहर निकल आई। कार लोकर गुरु अन्वी की तरफ बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट में ले जाने लगा। तो अन्वी उसके हाथ को देखने लगी जिससे उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। गुरु के बस उसके हाथ को पकड़ने भर से ही उसे अपने दिल में अलग से हलचल महसूस हो रही थी। दोनों कब अंदर आए और कब बैठे उसे कुछ एहसास ना हुआ, जब तक गुरु की आवाज उसके कानों में ना घुली, क्या खाओगी? गुरु की आवाज सुन वो अपने खालू से बाहर निकल आई। उसने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो गुरु बिल्कुल उसके नजदीक ही बैठा था और वह दोनों एक कॉर्नर सीट पर थे। गुरु ने एक बार फिर उससे पूछा, बोलो क्या खाओगी? तो बनवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मन नहीं है। गुरु ने उसकी बात सुनी और फिर वेटर को बुलाया और उसे ऑर्डर दिया और फिर अन्वी के हाथ को सहलाते हुए कहा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा खा लो। अपनी बात कहने के बाद गुरु ने अन्वी की कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, और डरने की जरूरत नहीं, कहा ना मैंने कि आज जो हुआ फिर मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। अन्वी ने उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखा तो गुरु ने अपनी आंखों से इशारा कर उसे शांत रहने को कहा। इधर रघु और छोटे भी गुरु के पीछे पीछे आ चुके थे। तभी गुरु ने रेस्टोरेंट में इधर उधर देख खुश होते हुए कहा, यार ये तो यहाँ तो रोशनी ही रोशनी है। छोटे उसकी बात का मतलब बखूबी समझ रहा था, इसलिए उसने पीट कर मुक्का मारते हुए कहा, तो नहीं मानेगा ना, मत भूल कि सिवा भाई ने यहाँ हमें किस लिए भेजा है, तेरी रोशनी या चांदनी को देखने के लिए नहीं। रघु उसकी बात सुन चिढ़ गया। तो छोटे ने अब उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, मेरे पास से अगर तू गायब हुआ तो सोच देना कि फिर तेरा क्या होगा। गुरु के आसपास की ही नजर रख, हमें आज उस आदमी को ढूंढना है जो गुरु पर नजर रखे हुए है। रघु ने छोटे से अपना कॉलर छुड़वाते हुए कहा, हाँ ठीक है। वह दोनों अब इधर उधर सब पर नजर डालते हुए गुरु से कुछ दूरी पर बैठ गए। इधर गुरु और अन्वी साथ बैठे हुए थे। गुरु थोड़ी थोड़ी देर में उससे बातें किए हुए जा रहा था। वे बस हाँ ना में जवाब दे रही थी। तभी उन दोनों का डिनर भी आ गया था। गुरु ने उसे सर्व किया तो अन्वी मासूम बच्चे की तरह मुंह बनाकर उसे देखने लगी। तो गुरु ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? इस पर अनु ने धीरे से कहा, बहुत ज्यादा है। गुरु ने उसे देख अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, अच्छा तो क्या हवा खाने आई हो यहाँ पर? उसकी बात को सुन अनवी ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ये पूरा खा लूंगी। तो गुरु ने कहा, हाँ खिलाता हूँ। ये कहते गुरु ने उसे खिलाना शुरू किया तो अनवी भी चुपचाप अब खाने लगी। पर कुछ देर बाद उसने बगल में बैठे लड़के की नजर खुद पर महसूस करते उसने अब गुरु को टोकते हुए कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, खुद खा सकती हूँ। इस पर गुरु ने उसे खिलाते हुए कहा, मेरे लिए तो जो अच्छी हो, पर अभी तुम नहीं समझोगी, जब मुझे चाहने लगोगी तो मैं भी ये सब मेरे लिए करना अच्छा लगेगा। गुरु ने अपनी बात कहते हुए अनवी की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और फिर अपने बगल में थोड़ी दूर बैठे उस लड़की को घूरा तो उसने अब हड़बड़ाकर उन दोनों पर से अपनी नजर हटा ली। तभी उसके साथ बैठी लड़की उसके फ्रेंड ने उससे पूछा, कहाँ ध्यान है तेरा? तो उस लड़के ने कहा, अपने बगल में देख कितना सही बंदा बैठा है। उसके फ्रेंड ने भी गुरु और अनवी पर नजर डाली और फिर अफसोस जताया हुआ कहा, पर वो मेरे थे। तो उस लड़के ने कहा, हम अब ज्यादा मत देख, अभी गुस्से में देख रहा था मुझे। वही गुरु ने अनवी को खाना तो खिला दिया पर खुद कुछ नहीं खाया। इसलिए अनवी ने झिझकते हुए उससे पूछा, आपने तो खाया ही नहीं? तो गुरु ने भी तुरंत उससे कहा, तुमने खिलाया ही नहीं, मुझे क्या? उसकी बात सुन अनवी ने अपना सिर उठाकर उसे देखा तो गुरु ने उसे देख मुस्कुरा दिया। अनवी ने अब इधर उधर देखते हुए कहा, आपने पहले कहा क्यों नहीं? ये सुनना भर था कि अब गुरु अब और भी ज्यादा खुश होगा। धीरे धीरे इसे पर अनवी अब उसे खुलने लगी थी। उसने ठीक से बात करने लगी थी। गुरु ने अनवी का हाथ पकड़ उसे अपने हाथ साथ ले जाते हुए कहा, मैंने पैक करवा लिया है, घर पर ही खाऊंगा, चलो अब। तो अनवी ने भी अपना सर हिला दिया। गुरु ने अनवी को कार में बैठाते हुए कहा, तुम बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। अनवी ने सर हिलाया तो गुरु कार लोकर वहां से वापस रेस्टोरेंट में वापस आकर रघु और छोटे के पास बैठते हुए बोला, क्या बे क्या चल रहा है? तो रघु ने उसे छेड़ते हुए कहा, तू हमारा छोड़, साले तेरा बता, आज तो वो सही जा रहा था। तो गुरु ने उसकी बात सुन उसे एक नजर देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? इस पर रघु ने कहा, अच्छा बेटे क्या बताऊँ, क्या बकवास करूँ? अच्छा छोड़ ये बता, भाभी को ठीक से खाना खिला देना और खाने के बाद कुछ मीठा बीठा खिलाया कि नहीं? रघु आज गुरु के मजे लेने के फुल मूड में था। वहीं छोटे वो रघु की बात सुन मुस्कुरा रहा था। इधर गुरु उसकी बातें अच्छे से समझ रहा था तो उसने रघु के गाल पर एक चपत लगाते हुए कहा, साले वह यही देख रहा था तब से बैठकर। तो रघु ने कहा, हाँ तो देख रहे थे कि कैसे आग का गोला
हमारे भाभी के सामने ठंडा पानी बन जाता है। गुरु ने उसकी मस्करी को बंद करने के लिए थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा, काम हुआ? तो छोटे ने कहा, नहीं। वो छोटे ने मुंह खोला ही था कि गुरु को ना सुनकर ही गुस्सा आ गया, पर उस जगह का ख्याल रख उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, काम नहीं हुआ तो मेरे सामने कैसा है? गुरु अब ये कहते हुए उठा और वहां से निकल गया। उसको गुस्से में देख छोटे और लोगों भी अब उसके पीछे दौड़े और छोटे ने उसे आवाज देते हुए कहा, माफ कर देना यार, कल सुबह तक वो लड़का तेरे पास होगा। गुरु ने उन दोनों की बातों को अनसुना किया और वापस कार के पास आया तो देखा अन्वी के पास इस समय यानी कार के बाहर शिवा खड़ा हुआ था। गुरु शिवा के पास आया तो शिवा ने उसे नाराजगी से पूछा, कहाँ थे तुम तीनों और इसे अकेले क्यों छोड़ कर गए? तो गुरु ने शिवा को समझाते हुए कहा, मैं कार लॉक करके गया था भाई। शिवा ने उसकी बात को सुना और फिर एक नजर अन्वी पर डालते हुए कहा, जानता हूँ तो अन्वी को आज अकेले नहीं छोड़ पाएगा, पर कुछ भी कर तुझे भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। गुरु ने ये सुनने पर हैरान होते हुए कहा, अभी कैसे भाई? आप तो जानते हैं कि वो डरी हुई है। तो शिवा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है अपने साथ ले चल। गुरु ने ये सुन अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ये क्या करेगी हमारे साथ? तो गुरु शिवा की बात मानकर अन्वी को अपने साथ ले तो जा रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिवा उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है। शिवा छोटे और रघु दूसरी कार में थे जो कि इस समय गुरु की कार के आगे थी। गुरु बस शिवा की कार को फॉलो किए जा रहा था। इस वक्त वे बिल्कुल शांत था तो अन्वी का भी चुप होना लाजमी ही था। वे तो वैसे भी अपना मुंह गुरु के पूछने पर ही खोलती थी। वहीं अब गुरु समझ गया था कि शिवा उसको कहाँ लेकर जा रहा है, तो उसके चेहरे के भाव भी थोड़े सामान्य हो गए। तभी कार में खामोशी को तोड़ते हुए अन्वी ने धीरे से पूछा, पर हम कहाँ जा रहे हैं? तो गुरु ने बिना उसकी तरफ देखे उसे बताते हुए कहा, तुम्हें किसी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। अन्वी ने आगे पूछना चाहा पर तब तक कार एक छोटे से घर के सामने आकर रुक गई। गुरु ने बाहर निकलते हुए कहा, मेरे साथ हो। अन्वी कुछ देर के लिए हिचकिचाई, पर फिर जब गुरु ने उसके साइड आकर कार का डोर ओपन किया तो वे बाहर निकल गई। शिवा छोटे और रघु भी पहले से बाहर थे और अब बस उस घर के मेन डोर पर खड़े हुए थे। शिवा ने डोर बेल बजाई तो कुछ देर बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला। अन्वी अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। उस लड़की ने इस समय हल्के पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था, थोड़ा गोरा रंग, पतले होठ, तीखी नाक, छोटी छोटी आंखें और एक अच्छी हाइट। अगर अनु उसके पास से जाकर खड़ी हो गई तो एकदम बच्ची लगती। उसके सामने देखने में लड़की अच्छी दिख रही थी। तभी उस लड़की ने खुशी से हवा में अपने हाथ लहराते हुए पूछा, भाई आप आ गए? तो शिवा ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, हाँ और पता है किसे अपने साथ लाया हूँ? गुरु और उसकी बीवी को। तो उस लड़की ने खुशी से चीखते हुए पूछा, सच्ची? तो इस बार गुरु ने आगे बढ़ उस लड़की के पास जाते हुए कहा, हाँ और नहीं तो क्या मिलेगी ना अपनी भाभी से? तो उस लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कहाँ है भाभी? मेरे पास लेकर आइए ना। गुरु ने अन्वी को देख उसे अपने पास आने को इशारा किया तो अन्वी झिझकते हुए उसके पास चली गई। गुरु ने अन्वी का हाथ उस लड़की के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये रही। उस लड़की ने अब ठीक से अन्वी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, भाभी। अन्वी अब हैरानी से गुरु को देखने लगी तो गुरु ने उसे बताते हुए कहा, ये कंचन है मेरी शिवा भाई की, गुरु की, छोटे की, हम सब की प्यारी सी गुड़िया, हमारी बहन। तभी कंचन ने गुरु से कहा, अरे भाई अब सारी बातें यही करना है या फिर भाभी को अंदर भी ले चले? आओ भाभी, ये तो सारे के सारे पागल है, आओ हम अंदर चलते हैं। अन्वी ने भी अपना सिर हिला दिया और बस कंचन को देखते हुए अंदर चलने लगी। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे आए तो शिवा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, जा गुड़िया मस्त चाय बना कर ला अपने हाथों की। तो कंचन ने उसकी आवाज सुन खुश होते हुए कहा, आप सब बैठो, मैं यूं गई और यूं आई। कंचन अपने हाथों को फैलाते हुए एक तरफ चली गई। वहीं अन्वी अभी भी उसे देख रही थी। तभी शिवा ने गुरु से कहा, बात कर ले फिर हम चलते हैं। तो गुरु ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अन्वी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वहाँ एक कमरे में ले आया। उसने दरवाजा बंद किया तो अन्वी ने हकलाते हुए पूछा, आपने डोर क्यों लॉक किया? गुरु ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए। तो अन्वी ने हैरानी से पूछा, जी गुरु। वहां पर बेड पर बैठ गया और उससे कोई उससे कोई बात आगे न करते हुए उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच अपनी गोद में बैठा लिया। अन्वी उसके ऐसा करने पर हड़बड़ाई तो गुरु ने उसके कमर को पकड़ उससे कहा, हिलो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अन्वी अब उसकी आंखों में देखने लगी। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, मन नहीं है पर मजबूरी है, तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं सुबह तक आ जाऊंगा, पर तब तक तुम यहाँ कंचन के साथ रहोगी। यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और फिर सुबह तो मैं खुद आ जाऊंगा, समझ गई? उसकी बात सुन अन्वी ने अपना सिर हिला दिया तो गुरु ने भी मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया। वहीं अन्वी ने अपने एहसासों के चलते अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अन्वी ने आंखें खोली तो गुरु उसे देख रहा था। उसकी नजरों से बचने के लिए अन्वी ने अपना सर झुका लिया तो एक गुरु ने कहा, ये क्या किया? कम से बहुत देर के लिए ही सही, मुझे तुम्हें जी भर कर देखने तो दो, वरना पूरी रात कैसे काटूंगा। अन्वी ने उसकी बात सुनकर भी जब कुछ ना किया तो गुरु ने झुककर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, तो मैं ठीक देख, अब जाकर ये शांत हुआ है। गुरु ने अपने दिल की तरफ इशारा किया तो इस बार अन्वी ने अपना चेहरा उठाया और गुरु से कहा, वो मुझे कुछ पूछना था आपसे। गुरु ने अन्वी के बालों को संवारते कहा, पूछो। तो अन्वी अब खुद से गुरु की पकड़ से आगे हटकर दूर खड़ी हो गई और उसने नीचे देख बैठ ठीक से बोलने की कोशिश करते हुए पूछा, कंचन? कंचन को मेरा मतलब है कि कंचन कुछ? गुरु ने अन्वी की बात पूरी करते हुए मैं कहा, देख नहीं सकती। अन्वी ने ये सुन गुरु को देखा, फिर मुड़कर उसकी तरफ पीट करते हुए पूछा, ये आप किसी की बहन है? तो गुरु उसकी बात सुन उसके करीब आया और उसने धीरे से कहा, नहीं, इस पर सही नहीं, इस
नहीं पर सही से कई गुना बढ़कर है। सिवा भाई की छोटी बहन है तो हुई ना हम सबकी बहन। ये कहते हुए गुरु ने अन्वी को पीछे से अपनी बाहों में लेकर उससे आगे कहा, तुम आराम से यहाँ पर रहो, कोई परेशानी नहीं होगी। कंचन है तुम्हारे साथ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अन्वी गुरु की आवाज इतने पास से सुन सिर गई कि तभी गुरु के हाथ फिसलकर उसके पेट पर आ गए और उसने अन्वी के गले पर किस करते हुए पूछा, अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो और अब कुछ पूछना ना हो तो हम थोड़ा रोमांस कर ले। अन्वी उसकी बात सुन सकपका गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।